आज हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ और रोचक फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिकाई शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। सारी की सारी पावर्स किसमें वेस्ट होंगी? राष्ट्रपति में वेस्ट होंगी। लेकिन हम जानते हैं क्या राष्ट्रपति सच में इतना पावरफुल है हमारे यहाँ? तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल इस बात की पुष्टि करता है कि सच में राष्ट्रपति के पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं, या वो केवल एक नाम मात्र का ही राष्ट्रपति होता है, नॉमिनल ही होता है, उसकी पावर्स नॉमिनल होती हैं, ऐसा नजर आता है आर्टिकल 74(1) से। आर्टिकल 74(1) कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द पीएम, जहां पर एक मंत्री परिषद होगी जो विद द पीएम, प्रधानमंत्री के साथ, एज इट्स हेड, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, जो क्या करेगी? एडवाइस करने का, सलाह देने का कार्य करेगी प्रेसिडेंट को। हु शैल एक्सरसाइज हिज हर फंक्शन इन अकॉर्डेंस टू द एडवाइस, जिसमें पता चलेगा कि इसमें पता चलता है हमको कि सारे के सारे कार्य जो राष्ट्रपति करेगा एग्जीक्यूटिव के, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। मंत्रिपरिषद और उसका जो हेड है पीएम, उनकी सलाह से, यानी कि बाध्यकारी है ये राष्ट्रपति के लिए कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करे। लेकिन इसके पीछे की हिस्ट्री को थोड़ा सा जानते हैं कि किस तरीके से ये हुआ। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया बहुत बड़ा परिवर्तन, अमूल चूक परिवर्तन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे परिवर्तन हुए कि इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी जी ने इसको बाइंडिंग बना दिया। उनका जैसा कि नेचर हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि बहुत ही ना सुनने वाली महिलाएं, कुछ भी कोई उनके खिलाफ जा करके काम कर दे तो उसको नहीं छोड़ने वाली, ऐसा हम लोग जो सुनते हैं। तो वैसा ही इन्होंने कदम उठाया कि बाध्यकारी होगा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहे कि उस चीज को मानने के लिए बाध्य होगा प्रेसिडेंट। उसके बाद इसी टाइम पीरियड में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती, इंदिरा गांधी जी हार जाती है चुनाव। किस कारण से हारती? क्योंकि इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी के दुष्परिणाम दिखाई दिए, जनता ने इनको पसंद नहीं किया और उसके बाद ये चुनाव हारी। जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी। जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट बनी तब उसने आकर के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो इंदिरा गांधी ने परिवर्तन किए थे, उनमें से जो जो इनको सही नहीं लगे उनको इन्होंने बहुत जल्दी से, बहुत तेजी के साथ बदले थे। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978। उसके द्वारा इन्होंने क्या किया कि बाध्यकारी तो रहेगा, फैसला जो भी एडवाइस करेंगे वो बाध्यकारी तो रहेगी, लेकिन एक चीज कर सकता है प्रेसिडेंट कि उसको एक बार रिकंसिडरेशन, यानी कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास एक बार भेज सकता है कि आप एक बार देख लीजिए, इसमें कोई कमी तो नहीं लग रही, मुझे अपनी तरफ से लग रहा है कुछ इस टाइप का पुनर्विचार का ऑप्शन खोल दिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या पुनर्विचार करने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर वैसे ही का वैसा प्रस्ताव पारित कर दिया या कह दिया कि यही होना है, तब क्या होगा? तब प्रेसिडेंट को बाध्य होना पड़ेगा, उसको वैसा का वैसा ही मानना पड़ेगा, यानी कि बाध्यकारी तो अभी नहीं। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे बस एक चीज दिखाई देती है कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने पुनर्विचार के लिए भेजा तो एक सरकार पर नैतिक दबाव बनता है, उनसे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि आखिर ऐसा क्या था जो राष्ट्रपति ने उसमें साइन करने से मना कर दिया, क्यों आखिर पुनर्विचार के लिए भेजा गया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और नैतिक दबाव बनेगा तो सरकार कहीं ना कहीं प्रश्नगत होती है, प्रश्न चिन्ह लगता है उसकी मानसिकता पर। ये बस 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, यानी कि रिकंसिडरेशन के भेज सकते हैं। तो आज की स्थिति में दिखाई देता है कि जितने भी कार्य करेगा राष्ट्रपति, वो सभी मंत्रिपरिषद की सलाह से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से करेगा। एक बार वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता